2-3 करके। नमस्कार, नया सवेरा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। नमस्कार। शुक्रिया असीम। तो अगले 1 घंटे में एक पावर पैक शो आपके पास रहेगा जिसमें हम कई बड़ी खबरों पर आज फोकस करने वाले हैं। बात करेंगे असीम बजरंग दल पर जिस तरह से प्रतिबंध को लेकर सियासी बखेड़ा उस पर हो गया, बहुत सियासी बखेड़ा, और क्या कुछ अब रैलियों में कहा किया जा रहा है जिसको लेकर साफ तौर पर चुनाव आयोग ने भी कहा कि भैया थोड़ा संभल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने भी काफी इसको लेकर रैलियों में इस बात को लेकर चर्चा की है। हम इस पर चर्चा करेंगे। बजरंग दल पर जो बैन लगा है उसके खिलाफ जो बीजेपी है वो हमलावर हो गई है। साथ ही साथ आंचल उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के जो चुनाव है वो भी सुबह 7 बजे से उसकी शुरुआत हो गई। बिल्कुल, उसमें किस तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है सपा, क्यों, इसको जानेंगे। साथ ही साथ शंघाई सहयोग संगठन के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक आज से, जहां पर बिलावल भुट्टो भी मौजूद है। ये थोड़ा दिलचस्प है कि बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान के कोई मंत्री जो है वो भारत आ रहे हैं और यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। भारत कोसते भी हैं लेकिन भारत नहीं है, तो इस पर करेंगे चर्चा। आप कहीं मत जाइएगा, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरी यानी कि सुर्खियां। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कलबुर्गी में करेंगे प्रचार। अन्य दलों के नेता भी प्रचार में जुटे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के जिक्र पर गरमाई सियासत। बजरंग दल ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना। पार्टी राज्य भर में कांग्रेस के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर। मयूरभंज जिले में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक केंद्र का करेंगी शिलान्यास। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से गोवा में होगी शुरू। चीन और पाकिस्तान समेत 8 देशों के विदेश मंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन, रूस के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 2,40,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। दूसरे चरण के लिए 11 मई को होगी वोटिंग। 13 मई को नतीजे होंगे घोषित। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में कल हुई बारिश के बाद तापमान में आई बड़ी गिरावट। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबरें। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से बारिश होने की जताई संभावना। खेल की खबरों में आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में हैदराबाद और कोलकाता होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में मुंबई ने पंजाब को 6 विकेट से दी शिकस्त। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अब बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी समर से जुड़ी हुई। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस सहित सभी दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कलबुर्गी में जनसभाएं करेंगे। तो वहीं कांग्रेस और अन्य दलों का भी प्रचार तेजी से जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने
विजयपुरा में जनसभा की। पार्टी के कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मैसूर और हासन जिलों में प्रचार किया। इस बीच चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक बयान देने पर 2 नेताओं के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे को पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रियंक के बयान को अपमानजनक और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग ने नोटिस में कहा है कि वो आज शाम तक नोटिस का जवाब दें कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। और कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध का जिक्र होने से सियासत गर्मा गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपना वादा वापस लेने की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रतियां जलाईं और पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाजपा भी अब इस मुद्दे पर राज्यव्यापी अभियान चलाने जा रही है। राज्य में प्रमुख जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ की तैयारी भी की गई है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। कहते हैं कि हनुमान जी का जो जन्मस्थल है वो किष्किंधा है और किष्किंधा इस वक्त कर्नाटक में, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर कहीं ना कहीं सियासत को तो हवा दी है, ध्रुवीकरण की तरफ भी बढ़ रही है। ये देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर लगातार अब आक्रामक एक तरह से बीजेपी हो गई है और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सोच यही रही है कि वो राष्ट्रवादी संगठनों के बारे में उसका क्या रवैया रहता है और देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है। राजस्थान का उदाहरण देकर कल हमने देखा कि एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि किस तरह से बम धमाके के दोषियों को लचर पैरवी की वजह से छोड़ने का काम राजस्थान में किया गया है। और कांग्रेस पार्टी दरअसल विकास विरोधी तो है ही, शांति विरोधी है, ये बात अब बीजेपी कह रही है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, जिसमें बजरंग दल को पीएफआई के तर्ज पर यानी पीएफआई से तुलना की गई है बजरंग दल की, जबकि बजरंग दल का यह कहना है कि वो सेवा का काम करता है। और हमने देखा कि कल बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया था। आज ये और व्यापक प्रदर्शन शाम को होने की बात कही जा रही है। बजरंग दल की तरफ से हनुमान चालीसा भी किया जाएगा और बीजेपी भी देख रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान हम देख रहे हैं कि चला रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो जनता समझ पाए कि उनका क्या रुख है राज्य के प्रति, राज्य के विकास के प्रति। और बजरंग दल को घोषणा पत्र में बैन करने का जिक्र करने के बाद बीजेपी अब ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो सबके सामने है। तो हम देख रहे हैं कि बजरंग दल तो प्रदर्शन कर ही रहा है, बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी की है, तो वही बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। तो राज्य की जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है और इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि कर्नाटक से बाहर भी बहुत बयानबाजी हो रही है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन किया ही था जिस दिन घोषणा पत्र आया था। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो नेता है या मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के या फिर दिग्विजय सिंह जैसे नेता है वो भी कूद गए हैं, वो अपने तौर पर बयान दे रहे हैं बजरंग दल को लेकर। तो वही बीजेपी के नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक की सियासत में एक सियासी घटनाक्रम सबसे बड़ा पिछले 3 दिनों से यही है और इस मुद्दे की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। एक बात और शैलेंद्र, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, ये तो एक मुद्दा है ही इस बार के कर्नाटक चुनाव में। दूसरा कि प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि अब तक कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है, लेकिन अब मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों का तुष्टीकरण कांग्रेस करती आ रही है। इसको लेकर भी सियासत काफी गर्मा गई है कर्नाटक में। जी देखिए, कल जब इस बात का जिक्र किया गया कि राजस्थान में बम धमाकों के दोषियों को छोड़ने का काम किया गया है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में
हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला और देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती है। ये आरोप बीजेपी के स्थानीय नेता लगा रहे हैं, क्योंकि जब कोई बम धमाके का दोषी लचर पैरवी की वजह से कांग्रेस शासित राज्यों में छोड़ा जाता है या फिर छूटने की गुंजाइश बनती है, तो ये सवाल उठने लाजमी है। बीजेपी का यह कहना है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने इस बात की पैरवी क्यों नहीं की, इस बात की चिंता क्यों नहीं की कि बम धमाके का दोषी कैसे जेल से छूट सकता है। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर अब कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। अगर आप बीते दिनों में देखें या बीते वर्षों में देखें तो कोई अकेला ये मुद्दा नहीं है। तो जब कांग्रेस पार्टी का एक रवैया सामने आया है राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ, बल्कि कांग्रेस पार्टी पहले भी इस तरह के काम करती रही है। जब उनकी सरकार थी कर्नाटक में, तब किस तरह से कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों को परेशान किया गया था। जब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुस्लिम आरक्षण, जो 4% मुस्लिम आरक्षण की बहाल की जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जेडीएस के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता आई तो वो 4% मुस्लिम आरक्षण बहाल करेंगे। धार्मिक आधार पर जो आरक्षण देने की बात है उस पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि हम सभी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो आरक्षण खत्म किया गया है, धार्मिक आधार पर जो आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसे फिर से बहाल करने की बात कांग्रेस और जेडीएस जैसे दल कर रहे हैं। जबकि लिंगायत, वोकालिंगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाने की बात बीजेपी करती है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा मुद्दा हम देख रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि जनता ये समझे कि कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्ता में आना चाहती है कि जो तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर जो काम हुआ है, तमाम आधारभूत संरचनाओं पर जो काम हुआ है, उसको रिवर्स गियर में ले जाना है और सबसे बड़े एटीएम के तौर पर कांग्रेस के शाही परिवार के लिए कर्नाटक का इस्तेमाल किया जाना है। तो हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। और कल कांग्रेस के जमाने में 85% कमीशन होता था। बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजी तो रैलियों में चलती है, लेकिन फैसला आखिरकार जनता जनार्दन के हाथ में है। जब 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इन वोटों को गिना जाएगा और देखेंगे कि सत्ता पर काबिज कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन एक अजीब सा कल्ट हम देख रहे हैं, आपको भी काफी वक्त हो गया होगा पत्रकारिता में, कि जो लगातार बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप चलते थे पहले रैलियों में, लेकिन अब उनका स्तर बहुत गिरता जा रहा है। राजनीतिक में तमाम चीज अपनी जगह है, लेकिन जो स्तर है उसको बनाए रखना सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिलहाल बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।
जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी सेंटर हाटबद्रा जाएंगी, जहां वे ब्रह्म कुमारी सेंटर के व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रपति आज शाम रायरंगपुर स्टेडियम में रायरंगपुर नगर पालिका द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमलीपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी। वहीं 6 मई को राष्ट्रपति बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगी। और अब बात उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की, जिसके पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण की अगर बात करें तो 37 जिलों में मतदान हो रहा है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल शामिल हैं। इस चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद की जो सभासद हैं वो, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 3645 नगर पंचायत सदस्यों को लेकर मतदान हो रहा है, जिसके लिए 2 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान ईवीएम से होगा, जबकि बाकी पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर से। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को और होना है और वहीं 13 मई को मतों की गिनती भी की जाएगी। और इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर में मताधिकार का प्रयोग किया। तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव इस वक्त जारी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और राज्य के मुखिया आंचल योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग लग रहा है मुझे, सारा मैनेज्ड बाय वुमेन है। मुझे लगता है मॉडल जो मॉडल वाला जो है। और देखिए कि अपने मत अधिकार का प्रयोग जब खुद मुख्यमंत्री आकर कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए कि घर से बाहर आएं और वोट करें। मेरी प्रदेश के प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें।
और इस चुनाव पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ लोगों में जोश और उत्साह का माहौल है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जोड़ने वाले हैं, लखनऊ से रामेंद्र जोड़ने वाले हैं और वाराणसी से हरिकेश। हम इन दोनों सहयोगियों के पास चलेंगे, उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। देखिए बाद सभी का स्वागत। और आपको बता दें कि हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का पहला फेज है उस पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ से जुड़े हुए हैं रामेंद्र और वाराणसी से जुड़े हुए हैं हरिकेश। क्यों सिंह? बिल्कुल, और हम सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। हमारे साथ रामेंद्र, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर विंडो में नजर आ रहे हैं। रामेंद्र, आपका स्वागत है नया सवेरा में। और जैसा कि हमने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, लोग मतदान कर रहे हैं। हमने सीएम को भी देखा, योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपील भी की कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्या कुछ वस्तुस्थिति और क्या कुछ आप वहां पे देख पा रहे हैं? देखिए असीम, सुबह 7 बजे से पहले ही लोग जो मतदाता थे वो मतदेय स्थल पहुंचने लगे थे और लगातार कंटिन्यूटी में वोट पड़ रहा है। हम जहां खड़े हैं यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ जी अभी 9:15 पर अपने वोट का उपयोग करेंगे, मतदान करेंगे। तो ये गोमती नगर के इलाका है और पूरे उत्तर प्रदेश में शांति के साथ मतदान चल रहा है। जितने बड़े नेता हैं यहाँ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वोट डालेंगे, तमाम और नेता वोट डालेंगे। सबके अलग अलग स्थान नियत हैं कि जहां वो वोट डालेंगे। उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम लोग वोट डालें। अधिकतर लोग आज जो शहर में रह रहे हैं, जो शहर की सरकार चुनने के अधिकारी, जिनको वोट देने का अधिकार है, वो वोट डालने आए, ये प्रयास किया गया। और ये जो लोग मुख्यमंत्री जी की आपने बाइट सुनाई, तमाम और नेता भी इसलिए निकल करके आ रहे हैं कि लोग उनसे प्रेरित हों और अपने घरों से निकल के वोट जरूर डालने आए। बिल्कुल। और गोमती नगर की आप बात कर रहे हैं, इस गोमती नगर रिवर फ्रंट के बारे में बड़ी पीठ थपथपाते हैं जो सपा के नेता हैं अखिलेश यादव। आपके वापस आएंगे रामेंद्र, लेकिन हरिकेश भी हमारे से जुड़े हैं। हरिकेश, जब हम निकाय चुनाव का जिक्र करते हैं किसी भी राज्य में तो कई मुद्दे होते हैं। जैसे इस बार अगर यूपी की बात की जाए तो एनकाउंटर, माफिया राज को खत्म करना, साथ ही साथ विकास का मुद्दा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि हमने जब इस बार तमाम किस तरह से लोग आकर वोट करें, इसमें सपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। हमने देखा कि जब लोगों से वोटों की अपील की जा रही थी, क्या पहले ही हार मानकर बैठ गई है पार्टी? और इस वक्त जहां पर मौजूद है आप, वहां बूथ का क्या हाल है? देखिए, ये वाराणसी नगर निगम का भवन है और इसमें भी मतदान की व्यवस्था है, एक बूथ है। आंचल, चूंकि आपके सम्मान में काशी से मैं ये बोल रहा हूं कि ये पिंक बूथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्थापित किए गए चुनाव आयोग द्वारा, और एक महिला भी है मेरे साथ, ये मतदान कर चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के उम्मीदवार को आप लोग मत दे रहे हैं? हम लोग ऐसे उम्मीदवार को मत दे रहे हैं जो कि
पूरी बनारस की समस्याओं को सुलझाने में अपना पूर्ण योगदान दे, निष्पक्ष होकर रहे और महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्था करें, जो कि जैसे कि शौचालय का और इसके अलावा ये पर्यावरण उसके लिए ऐसा कुछ सब कुछ करे और मतलब हमारे शहीद उद्यान को भी बहुत अच्छा बनाए और जितनी व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे तो चहुमुखी विकास हो रहा है, हम इससे संतुष्ट हैं और हम क्या जानते हैं कि जो हो रहा है वो आगे भी बहुत अच्छा होगा। ये जो पिंक बूथ बना है, चूंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, आप महिला हैं, ये पिंक सेल्फी पॉइंट, आपने सेल्फी भी लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है, कम से कम हम लोग को गर्व हो रहा है कि हमने वोट दिया और लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप भी वोट देने आए, क्योंकि एक को देखकर दूसरा जरूर आता है कि अरे आजकल सेल्फी का जमाना है, तो सोचेंगे अरे यहाँ सेल्फी खिंचवाने को मिलेगा, चलो फिर चला जाए। हाँ, उम्मीद करते हैं ना हरिकेश, अच्छा है, वैसे उम्मीद करते हैं। नगर निगम को बहुत धन्यवाद देंगे, पिंक सेल्फी पॉइंट वालों को बहुत धन्यवाद देंगे, निर्वाचन वालों को बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतनी समुचित व्यवस्था कराई है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत सतत ये मतदान हो रहा है, आराम से सब कुछ चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम उम्मीद हम उम्मीद करते हैं कि पिंक सेल्फी बूथ को देखकर तमाम जो पुरुष मतदाता हैं वो भी जागरूक होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी जागरूक होंगे और वोट करेंगे। हरिकेश आपने उनके सम्मान, आंचल के सम्मान में तो बहुत कुछ बोला, लेकिन ये भेदभाव नहीं चलेगा। मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आपसे सवाल आऊंगा, पूछूंगा आपसे, लेकिन हरिकेश आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन रामेंद्र, जो मुद्दे हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी हम देखते हैं कि लोकल मुद्दों पे छाए रहते हैं। आपकी मुलाकात और बातचीत हुई होगी वोटरों के साथ, क्या कुछ उनके जहन में मुद्दे हैं जब वो नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डालने के लिए जा रहे हैं? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है रामेंद्र की, लगातार हम ये देख रहे हैं कि बयानबाजी तो इसमें हमने इन चुनावों में भी देखी है। सबसे अहम बात है, बहुत टूट फूट हुई है, सपा के कई लोग, बसपा के कई लोग टूटकर बस बीजेपी में ज्वाइन हुए, उसका कितना बड़ा आप फैक्टर देखते हैं, फर्क देखते हैं इन चुनावों में? देखिए आंचल, आप पूछ रही थी कि जो पथ बना हुआ है, गोमती पथ बना हुआ है, लोगों को विकास चाहिए लेकिन सुरक्षा भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विकास कर दो और सुरक्षा से वंचित हो जाए लोग। तो जो बड़े मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय, ये शहर का मतदाता है जो ज्यादा जागरूक है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको ये पता है कि ये चुनाव भले ही नगर निगम का हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत का हो, लेकिन ये बिल्डअप करता है आगे की राजनीति को। तो वो जानते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर आई है, उनको पता है कि किन मुद्दों पर वोट देना है। भारत जिस दिशा में बढ़ चला है उसको कैसे आगे ले जाना, ये शहरी मतदाता अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए यहाँ विकास भी है, सुरक्षा भी है और लखनऊ में अपने मिजाज के साथ विकास चाहिए, यानी लखनऊ की जो संस्कृति है वो बची रहे और विकास भी चलता रहे, दोनों के बीच समन्वय हो। जो जिन मतदाताओं से हमने बात की वो ये चाह रहे हैं। तो ओवरऑल लेकिन जनता निकल करके आ रही, वोट दे रही है और उम्मीद है कि एक अच्छी शहर की सरकार चुनी जाएगी। बिल्कुल। तो लोग इसी उम्मीद में वोट देने के लिए आज जा रहे हैं कि जो विकास है, जो कि प्रधानमंत्री की भी ये कोशिश है और संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी भी रहा भी है, वो ये चाहते हैं कि लोग विकास के जरिए अपने इस मतदान को आगे बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल हरिकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ पॉलिटिकल पंडित इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो निकाय के चुनाव है वो स्थानीय चुनाव होते हैं और ये एक मूड भी इससे पता चलता है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। क्या इसको हम इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं क्या इस चुनाव को? असीम, पहले तो जो आपने शिकायत की भेदभाव की, तो आंचल ने पहले ही कह दिया था कि पुरुष भी सेल्फी लेंगे और ये सच भी है कि जो भी महिलाएं आ रही हैं, ज्यादातर लोग परिवार के रूप में आ रहे हैं। चूंकि वो आपकी तरह मुखर नहीं थे, उनके पति शर्मीले थे, उन्होंने बोलने से मना कर दिया, तो वो भेदभाव नहीं है, लेकिन सेल्फी उन्होंने भी लिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये महिला देखिए सेल्फी ले रही हैं और तीनों महिलाएं ही यहां पर हैं। पारंपरिक वेशभूषा जो साड़ी है उसमें दिखाई दे रही हैं। तो असीम, और दूसरा जो आपने कहा, ये पंडित, जो पॉलिटिकल पंडित, देखिए क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ये पॉलिटिकल पंडित्स के जो अंदाज हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, वो फेल हो जा रही हैं। क्योंकि पहले तो हम लोग भी चूंकि कवरेज करते हैं, हम लोग भी पॉलिटिकल कवरेज करते हैं, लगातार चुनाव
के कवरेज कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पंडित लोग हैं वो जनता इस तरह से अब मतदान कर रही है, इस तरह से अब जो जैसा कि रामेंद्र भी कह रहे थे कि किसी राज्य को विकास करने के लिए केवल विकास ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल। और अभी जैसे ये महिला बता रही थी कि वाराणसी में विकास तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, हम उससे संतुष्ट भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गति बनी रहे और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, हरिकेश, हम मानते हैं, और इस पर लेकर भाजपा ने बहुत अहम काम किया। समय हमारे पास कम है, लेकिन आज के एजेंडे में असीम आपके साथ जुड़ेंगे इसी पूरे मुद्दे पर, आप दोनों से ही चर्चा होगी। रामेंद्र, आपका और साथ ही साथ हरिकेश आपका भी इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसका जिक्र असीम अभी कर रहे थे हरिकेश, क्योंकि एक पहले होता था सरपंच चुना जाना है तो जिस घर के पुरुष ने वोट जिस पार्टी को किया वो एक तरफा वोट होता है। ये जो हम एक सशक्तिकरण की तस्वीर वाकई में देख रहे हैं कि लोग घरों से निकलकर वोट करें, महिलाएं अपना मत, हो सकता है वो उनके परिवार से अलग हो, वो जाहिर कर रही हैं, ये अपने आप में क्रांतिकारी है। महिला सशक्तिकरण की बात है और अपने राइट्स के प्रति भी वो काफी जागरूक हो रही हैं। बढ़ेंगे आगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को संसद की संयुक्त समिति को जांच और प्रतिवेदन के लिए भेजा गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति ने आम जनता और विशेषज्ञों से उनके विचारों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। समिति को सुझाव 15 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली 110001 पर भेजा जा सकता है। समिति को दिए गए सुझाव समिति के रिकॉर्ड का भाग होंगे और उन्हें गोपनीय माना जाएगा और ये समिति के विशेषाधिकार के अधीन होंगे। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। बात ऑपरेशन कावेरी की, जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। अभियान के तहत 16 लोगों का एक समूह जेद्दाह से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। वहीं 135 भारतीयों का 22वां जत्था पोर्ट सुडान से जेद्दाह के लिए रवाना हो गया है। इसके साथ ही 14 भारतीयों का एक जत्था जेद्दाह से मुंबई के लिए रवाना हो चुका है। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3100 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। और अब बात एससीओ से जुड़ी हुई, जहां विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से गोवा में शुरू होगी। पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्रियों के गोवा पहुंचने और बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है। भारत ने पिछले वर्ष सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। संगठन के सदस्यों में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश मंत्रियों की इस बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को गोवा पहुंचे। अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडल आज गोवा पहुंचेंगे। और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में कल हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में बड़ी गिरावट आई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबरें हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा भी देखा गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान कहीं भी लू नहीं चलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की आशंका है, जिसके प्रभाव से रविवार के आसपास उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी तक तटीय क्षेत्रों से चक्रवात के पहुंचने का पूर्वानुमान नहीं लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल का पहला चक्रवाती तूफान मोचा 6 मई शनिवार को बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है, जो 11 मई तक एक्टिव रह सकता है। हालांकि अभी साइक्लोन बनने की पुष्टि नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अभी तक चक्रवात मोचा की गति के बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। चक्रवात मोचा के कारण मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाजों, नावों और ट्रॉलर्स को रविवार 7 मई से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी
और आसपास के क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी। चक्रवात मोचा के संभावित खतरों के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की है। उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पंजाब के बादल गांव जाएंगे। 25 अप्रैल को बादल ने मोहाली में ली थी अंतिम सांस। संसद भवन परिसर में आज जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे और विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक इमारत की छत गिरी। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार इमारत पुरानी होने के कारण छज्जा गिरा। दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों के भोजन में मोटा अनाज यानी श्रीअन्न शामिल करने का लिया निर्णय। गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भोजन में 30% मोटा अनाज सम्मिलित करने का लिया गया निर्णय। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए लंगर के लिए खाद्य पदार्थों की एक सूची जारी की। पवित्र गुफा की ओर जाने वाले दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों को लगभग 120 लंगरों में केवल पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। तो देश के बाद अब रुख करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों का फटाफट अंदाज में। बात करेंगे सबसे पहले सूडान की। यहां हिंसाग्रस्त सूडान में मानवीय संकट पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने मानवीय आपूर्ति को सुचारू तौर पर बहाल करने का जोर दिया है। यूएन के सहायता प्रमुख ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र विस्थापितों और युद्ध प्रभावितों को मूलभूत सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस संकट के कारण सुरक्षा और बुनियादी सहायता की तलाश में कई लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रवांडा के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ और कीचड़ में धंसने से अब तक कम से कम 127 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका के अटलांटा स्थित एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में गोलीबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर की पहचान 24 वर्षीय डियॉन पैटरसन के रूप में हुई है, जो एक पूर्व अमेरिकी तटरक्षक है। वहीं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गोलीबारी की घटना में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि 14 साल के नाबालिग लड़के ने एक प्राइमरी स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में स्कूल के एक गार्ड और 8 बच्चों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब कारोबार जगत की खबरें। तो दक्षिण कोरिया के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री ने गवर्नर सेमिनार में स्थिर विकास हासिल करने के लिए 4 आई पर ध्यान देने के लिए जोर दिया है। सीतारमण ने 4 आई को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंक्लूसिविटी के रूप में वर्णित किया। वित्त मंत्री ने 4 आई के महत्व को समझाते हुए कहा कि रोजगार पैदा करने की क्षमता रखने वाले ढांचागत विकास को बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्रम गहन उद्योगों और कौशल विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश और नवनिवेश बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की जरूरत। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ समय में संकट का सामना किया। उन्होंने कहा कि देशों ने भारी कर्ज लेकर समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए।
देश में कोयला उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान 22% से अधिक बढ़ा है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,930 लाख टन से अधिक हो गया है। कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला उत्पादन को बढ़ाना मंत्रालय की प्राथमिकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में करीब 16% बढ़ा है। सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के वास्ते कई उपाय शुरू किए गए हैं। कोयला उत्पादन के साथ साथ टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय लगातार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री ने पिछले 5 सालों में कोयला उत्पादन में वृद्धि की सराहना की है। उन्होंने कोयला मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इस क्षेत्र के लिए और भारत की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अब जानते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। गो फर्स्ट के बैंकरप्ट मामले में आज एनसीएलटी सुनवाई करेगा। तेल कंपनियों का बकाया नहीं चुका पाने के साथ ही गो फर्स्ट एयरलाइन पर कई बैंकों का 6,521 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। कंपनी ने 2 मई को दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को आवेदन किया था। इस बीच गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोड़ा ने एम्प्लॉयज को कहा है कि दिवालिया प्रोसेस में जाने का मकसद कंपनी को बचाना है। इंडियन ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन पार्टनरशिप की है। बता दें कि इंटरलाइन पार्टनरशिप के तहत एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन की सेवाओं की बिक्री कर सकती है। दोनों एयरलाइन के ग्राहक आसानी से एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में ट्रांसफर ले पाएंगे। विश्व आर्थिक मंच के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी की चपेट में आ सकती है। हालांकि दुनिया भर में आपूर्ति व्यवस्था में हो रहे बदलाव से भारत और उसके जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों को लाभ पहुंचेगा। अप्रैल 2023 में भारतीय करेंसी रुपया दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरती हुई मुद्रा बनी। अप्रैल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.41% मजबूत हुआ। वहीं पहले स्थान पर इंडोनेशियाई करेंसी रुपया रही। और अब खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स रैप में। आईपीएल में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बना लिए थे, जब बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। आईपीएल के दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए। मुंबई ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को उसके होम ग्राउंड पर हराकर टूर्नामेंट में 5वीं जीत हासिल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर होगी। केकेआर इस सीजन में अपना 10वां मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। अब तक खेले गए अपने 9 मैचों में केकेआर की टीम ने सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल की, जबकि उसे 6 मुकाबलों में हार मिली है। इसी कारण वह पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर काबिज है। वहीं सनराइजर्स की टीम का इस सीजन में 9वां मैच होगा। एडन मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स की हालत काफी खराब है। सनराइजर्स ने भी 16वें सीजन में सिर्फ 3 मैच में जीत हासिल की है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। युवा भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने बुधवार को पावर पैक्ड प्रदर्शन के बाद एक शानदार जीत दर्ज करते हुए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जारी आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निशांत अजरबैजान के सरखान अलीयेव को 5-0 से मात दी। निशांत अब अगले दौर में दक्षिण कोरिया के ली संगमिन से भिड़ेंगे। वहीं 6 बार के एशियाई पदक विजेता शिव थापा सहित 4 भारतीय मुक्केबाज आज एक्शन में दिखेंगे। गौरतलब है कि इस वैश्विक टूर्नामेंट में 107 देशों के 538 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कई ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल हैं। एर्लिंग हालांड ने एक सीजन में गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौजूदा आईपीएल सत्र में हालांड के नाम अब 35 गोल हो गए हैं। उन्होंने एंडी कोल और एलन शेरर के 34 गोल की बाधा को पार किया। हालांड ने यह कारनामा देर रात वेस्ट हैम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में किया।
इस मैच में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-0 से हराकर तालिका में शीर्ष पर वापसी कर ली है। ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने फुलहम को 1-0 से हराकर टॉप 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल मोहम्मद सालाह ने किया। 39वें मिनट में यह गोल पेनाल्टी के जरिए आया। सालाह का लगातार यह 8वां घरेलू मैच में गोल रहा। गौरतलब है कि इनफॉर्म लिवरपूल, जिसके केवल 4 मैच बचे हैं, चौथे स्थान पर मौजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड से महज 4 अंक पीछे। 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन अमेरिकी स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बॉबी ने रियो 2016 में 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण अपने नाम किया था। साथ ही उन्होंने 100 मीटर रजत और 200 मीटर कांस्य भी जीता था, जबकि टोरी ने अगले वर्ष लंदन में 100 मीटर विश्व चैंपियनशिप व रिले स्वर्ण जीता था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से फटाफट अंदाज में। सोनाक्षी सिन्हा की आगामी सीरीज दहाड़ का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस सीरीज में सोनाक्षी के अलावा विजय वर्मा, गुलशन देवैया, सोहम शाह जैसे सितारे नजर आएंगे। रीमा कागती और जोया अख्तर द्वारा निर्मित इस सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं। एक्टर गुलशन देवैया और सियामी खेर की अपकमिंग फिल्म है। मेट्रो का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दी। पोन्नियिन सेल्वम 2 सिनेमाघरों में लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक 115 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन अब ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई। फिल्म ने अब तक 104 करोड़ के आसपास की कमाई की है। वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो में डिंपल कपाड़िया जबरदस्त एक्शन सीन में है। डिंपल कपाड़िया ने बताया कि इस सीरीज में मेरे बहुत सारे एक्शन सीन है और मुझे एक्शन सीन करने में काफी मजा आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म केवल स्टोरी के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को केवल हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। पंजाब के लुधियाना की एक अदालत ने दिवंगत पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत कौर पर दिलजोत दोसांझ अभिनीत पंजाबी फिल्म जोड़ी तेरी मेरी की रिलीज पर रोक लगा दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यदि मुझे मेरे रंग की वजह से डार्क रोल मिलते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है जब कोई निर्माता निर्देशक मुझे रोमांटिक रोल ऑफर करता है। फिल्म निर्माता कोरियोग्राफर फराह खान ने सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट में अपने बारे में बात की है और उन लोगों की आलोचना की है जिन्होंने उनके न केवल कोरियोग्राफर और निर्देशक बल्कि एक महिला के तौर पर उन्हें कम आंकने की कोशिश की है। और अब बात एक खूबसूरत पहल से जुड़ी हुई। बात गौरैयों की। विलुप्त होती गौरैया को बचाने के लिए उदयपुर के एक पक्षी प्रेमी ने अपने घर में जगह जगह घोंसलों का निर्माण किया है। उन्होंने अपने आंगन में गौरैया के लिए दाना पानी का इंतजाम किया है। गौरैया की चहचहाट से ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है। पर्यावरण और पक्षी प्रेमी के रूप में वो अपनी पहचान बना चुके हैं। आज से लगभग 15 साल पहले तक नन्ही सी चिड़िया गौरैया सुबह सवेरे ची ची चू चू करती दिखाई दे जाती थी, लेकिन आज लोग इसकी आवाज तक सुनने को तरस रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो ये चिड़िया बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन खेतों में रासायनिक दवाओं के उपयोग के कारण ये चिड़िया बेमौत मरने लगी। पर्यावरण के संतुलन के लिए चिड़ियों का होना बहुत जरूरी है और गौरैया का चहचहाना भी। कई संरक्षणवादियों ने अपने प्यारे पक्षियों को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की हैं। गौरैया को बचाने के लिए उदयपुर के ललित लोहार ने एक अनूठी पहल की है। गौरैया के लिए अपने घर में उन्होंने घोंसले बनाए हैं। उनका दावा है कि उनके अभियान से पिछले 7-8 सालों में गौरैया की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा ये प्रयास है कि जितनी भी अपने आमजन है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे घोंसले लगाए और इन गौरैया के संरक्षण में अपना योगदान दें। 14 से 18 सेंटीमीटर तक की घरेलू गौरैया मानव आवासों से मजबूती से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही सामाजिक पक्षी है।
इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उनकी गिरावट के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग भी शामिल है, जिसके चलने से हानिकारक धुआं पैदा होता है जो पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसके अलावा कीटनाशकों का व्यापक उपयोग इनके अस्तित्व के लिए घातक साबित हुआ है। गौरैया के जो अंडे और बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा गिरकर मर रहे हैं। तो इनकी एक आबादी ऐसी है जो जीवन के प्रथम 15 से 20-25 दिन में ही समाप्त हो रही थी और जिसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। हमारे अनुमान के हिसाब से 60% से ज़्यादा ये था कि इनकी आबादी गिर के मर रही है। तो फिर हमने इनको सुरक्षित घर देना शुरू किया। शोर और वायु प्रदूषण, उग्र निर्माण और वनों की कटाई के कारण भी भारत में पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की दृष्टि में काफी कमी आई है। लेकिन ललित लोहार जैसे पक्षी प्रेमी एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो पक्षियों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे सेहत की। तो नींद का आना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में योग कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है और आप कैसे अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं, आइए समझते हैं। जब नींद अच्छे से ना आए तो हमारा पूरा रूटीन भी बिगड़ जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अनिद्रा की स्थिति यदि है तो ऐसे में योग हमारे लिए बहुत बहुत सहायक हो सकता है। पहली चीज, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। लेट्स से आपने 10 बजे का समय निर्धारित किया है तो 9:30 बजे से स्क्रीन लेस हो जाइए, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। 9:30 बजे के बाद कोई स्क्रीन मत यूज कीजिए। कैफीन का प्रयोग, चाय का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। 9:30 बजे ये सब बंद करने के बाद आप 10 बजे जब सोएंगे तो सोने से पहले 13 बार प्रणव उच्चारण यानी चैंटिंग ऑफ ओम करेंगे और उसके बाद कमर के बल लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। यूं तो लेट करके प्राणायाम का प्रावधान नहीं है, लेकिन सिर्फ इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम में ये प्राणायाम लेट करके ही करते हैं। तो इस स्थिति में लेटना और अपने कानों को बंद कर लेना, ये बिस्तर पर लेट करके ही आप करेंगे, बिकॉज इट शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। कानों को बंद करना, नाक से पूरा सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना यानी भंवरे जैसी आवाज करना। कानों को खोल लेना, हाथों को वापस ले आना। इसको आप कम से कम 13 बार करेंगे, 13 टाइम्स, और फिर यहीं पर सो जाएंगे। ये ध्यान रहे कि जैसा कि हमने कहा दैट दिस शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। इसके बाद वैसे तो आपको नींद आ ही जाएगी, पर अगर ना आए तो कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए, या जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति, जिस भी परंपरा से आप हैं उसका कोई मंत्र ले लीजिए और मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। जाप बहुत सुगम तरीका है ध्यान का। अगर आप ऐसा करेंगे आपको बेहतर तरीके से नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। बिल्कुल। और अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में कल हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में बड़ी गिरावट आई। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबरें हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शनिवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की भी आशंका है। हम लोग करते हैं राज्यों को, देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है।
इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से भी बेहतर होगा। नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। वक्त हो चला अब आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी रूसो की पेंटिंग की खूबसूरती के साथ। जी हाँ, जिसे न्यूयॉर्क में नीलामी के लिए पेश किया गया है। आप इनके रंगों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।